बायोफ्यूल क्या होते हैं? ये सर जैव ईंधन है जो मतलब जीवित, जो मतलब सर एक तरीके से कह सकते हैं सर, एग्जाम्पल सर जैसे देखिए बायो क्या है ना, जब हम लोग शब्दों का चयन कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए ठीक है अंडरस्टैंडिंग हमारी लगभग है, लेकिन वो किस टाइप की है? दबी हुई अंडरस्टैंडिंग है। जब हम उसको अपने शब्दों में प्रयोग कर लेते हैं या उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं तो हमें उसका कॉन्सेप्ट जीवन भर उसका पता रहता है, लगभग उसका कॉन्सेप्ट। तो प्रयास यह करिए कि अपने उस नॉलेज को अपने एक मतलब उसको कॉन्सेप्ट में मतलब एक्सप्लेन कर सके उसको उस टाइप से। तो बायोफ्यूल जो होता है, जैसा कि इसके शब्द से ही हमें पता है, जैव ईंधन। जैव ईंधन क्या है? ऐसा ईंधन जो इसके द्वारा जैव के द्वारा जिसमें जीवन हो उसके द्वारा जो फ्यूल तैयार होता है, ठीक है ना, वो क्या है? बायो ईंधन के रूप में है। तो जैव से मतलब यह है कि जो अपघटक है, जैव जो जीवाणु है, जीवाणु से संबंधित जो है फ्यूल बना हुआ जो फ्यूल जो ईंधन, जैसे इसमें बहुत सारे इसके टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप्स के ये होते हैं वास्तव में? जैसे इनमें ठोस सॉलिड बायोफ्यूल, ठोस जैव ईंधन, लिक्विड बायोफ्यूल, ठीक है, तरल जैव ईंधन, बायोडीजल, हाँ, और बायोगैस। बायोगैस नोट कर लीजिए आपको, सॉलिड बायोफ्यूल पहला है, लिक्विड बायोफ्यूल, इसके बाद है जैसे तीसरा है बायोडीजल। बायोडीजल किससे प्राप्त होता है? आपको जानते हैं रतन जोश अथवा जैकोफा एक प्रकार का पौधा है, उससे होता है बायोडीजल। और इसके बाद है बायोगैस। बायोगैस बायोगैस इससे क्या होता है कि अभी तक जो है हम अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के ऊपर डिपेंडेंट। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं? ऐसे फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म जो ईंधन है, जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी में होने वाले हलचल अथवा उथल पुथल से क्या हो गए हैं? कार्बनिक तत्वों का उन्होंने रूप ले लिया है। कार्बनिक से मतलब यह है कि जो उथल पुथल हुई पृथ्वी पे, कुछ भी कोई भी चाहे जीव, कोई भी जीव है जिसमें कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। भाई जितने भी जीव हैं उसमें कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। तो उनके जब पृथ्वी को उथल पुथल हुई, हलचल हुई, क्या हुआ? वो दब गए। दबने के पश्चात चट्टानों के नीचे दबे रहे। दबने के पश्चात उनमें एक प्रकार से जो है अपघटन हुआ, बायोफ्यूल। जैसे हम लोग करते हैं कंपोस्टिंग वगैरह करते हैं, या फिर ऐसे जगहों पे जो कहते हैं दलदली एरिया में मार्स गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है, वो सभी चीजें। तो इसमें क्या होता है कि जब इसको अपघटन करते हैं, अपघटन मतलब उसको तोड़ना, क्रैक करना, और अपघटन होते कैसे हैं? उन्हीं जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। मतलब इनका अपघटन करने के लिए जीवाणुओं की सहायता लेनी पड़ती है। इसमें भी मैं आपको और भी बताऊंगा कि एनरोबिक मतलब अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन, दो चीजें, एरोबिक और अनरोबिक, दो तरह के हैं। अवायवीय श्वसन वाले जीव और वायवीय श्वसन। मैं इसको भी आगे चर्चा करूंगा इसमें अपने इसमें हम लोग जैसे सॉलिड बायोफ्यूल में जैसे हम लोग देखते हैं कि जो भी हमारे पेड़ पौधों से जो हमें मिलते हैं सबस्टेंसेस, सूखे लकड़ियों से जो हमको मिलते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि इनमें कुछ ऐसे भी जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ी सी ज़्यादा निकलती है इसमें, और भी कुछ चीज़ें जैसे जलते हैं जब, और भी आप उसमें
आप सीएनजी का उपयोग करते हैं, सीएनजी में क्या करते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को क्या करते हैं, जो भी चीजें जो भी है सबस्टेंसेस इस प्रकृति में पाए जाने वाले पेड़ पौधे जो भी चीजें हैं, खासकर गोबर भी है, पेड़ पौधे हैं, सड़ी गली पत्तियां हैं, और इस तरह से जंगलों से मिले हुए जो तमाम जो यूजलेस जो चीजें हैं वो क्या करते हैं, उसका डिकम्पोजिंग होता है, डिकम्पोजिशन होता है, मतलब अपघटन के परिणाम स्वरूप ये चीजें मिलती हैं। मैं बात कर रहा था मार्स गैस की, जैसे मीथेन गैस दलदली एरिया में मिलते हैं, या कई जगहों पे आप लोग देखते हैं कि जंगलों में वहां पे क्या होता है कि वहां पे मार्स गैस मतलब मीथेन गैस वहां से निकलती है। मीथेन गैस क्यों निकलती है, क्योंकि वहां की जो नीचे की पत्तियां, घास फूस, सारी चीजें पेड़ पौधों के जो सड़ते हैं नीचे, तो उससे क्या होते हैं कि मीथेन गैस रिलीज होती है। दो तरह की गैसें, एक तो विशेष रूप से CH4 और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मीथेन गैस एक प्रकार की ज्वलनशील गैस होती है, जिसमें आप लोग अलग अलग उसमें फॉर्म में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बायोडीजल है, बायोडीजल जैसे जेट्रोफा के पौधे हो गए, बायोडीजल में आप लोग क्या करते हैं, एक प्रकार से जेट्रोफा के अलावे भी बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे उनके भी आप लोग रिफाइन और तरह तरह की चीजें होते हैं, रिफाइनरी ऑयल वगैरह होती हैं, इनको भी हम बायोडीजल के रूप में हम इनका उपयोग कर सकते हैं। कैसे, उनको भी और आगे प्रोसेसिंग के थ्रू उसका उपयोग कर सकते हैं। तो एक प्रकार से ये ऐसे मतलब ऑयल होते हैं जो ज्वलनशील होते हैं, इस प्रकार के जो ऑयल होते हैं ज्वलनशील होते हैं। बायोगैस क्या होता है, बायोगैस क्या होता है, जो विशेष रूप से गोबर गैस के रूप में होता है। आपने नाम सुना होगा गोबर गैस। गोबर गैस जो होता है, पशुओं से हमें मिलता है जो गोबर, उससे भी जो है बायोगैस का जो है निर्माण किया जाता है। हम लोग थोड़ी सी बात यहाँ इस बात के लिए करेंगे, इसको हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को हम चर्चा करेंगे। कई बार होता क्या है कि जलवायु परिवर्तन को जो है क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट चेंज बार बार हम इसी बात को यहाँ पे कहते रहते हैं, लेकिन क्या है क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट चेंज क्या है? क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और जलवायु परिवर्तन को हम बार बार कहते हैं, लेकिन इन द सेंस ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज ये दोनों अलग अलग मैटर्स हैं, अलग अलग बातें हैं दोनों। थोड़ा सा हम लोग इसको जो है समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि ग्लोबल वार्मिंग कब होती है और क्लाइमेट चेंज कब होता है। जब पृथ्वी पर ऐसे तत्वों का जब बढ़ना होता शुरू, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस, तो इसमें क्या होता है, CH4, इससे क्या होता है कि एक लेयर बन जाता है वायुमंडल में। वायुमंडल में जब इनका लेयर बनता है, हानिकारक जितनी भी यहाँ पे पॉल्यूटेंट्स हैं, जितने भी हानिकारक जो गैसेज हैं, वो क्या होते हैं कि ये जाते हैं ऊपर में, जैसे विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये एक प्रकार की चादर बना लेते हैं। चादर बनाने से संबंधित यह है कि दो बातों को विशेष ध्यान रखना है। इसमें क्या है कि एक तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो है एक माहौल तैयार होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है कि जैसे आप लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर के बाद कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो मुरझा जाते हैं या जो ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन हाउस बनाते हैं, कृत्रिम ग्रीन हाउस बनाते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे वो हरे वाले जो टेंट्स होते हैं, उसके अंदर कुछ पौधे होते हैं, फिर ऐसे मौसम में फिर उनको हटा देते हैं, फिर उनको जितनी जरूरत होती है तो सूर्य से आने वाली बहुत सारी जो हानिकारक जो किरणें हैं वो क्या होते हैं, उनको भी रोकने के लिए। और दूसरी चीज है कि जो हम इन गैसेस के द्वारा जो चादर बन रही है, पृथ्वी के आवरण में चादर जो बन रही है, उससे क्या हो रहा है कि जो वैश्विक तापन है, ग्लोबल वार्मिंग है, वो बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? जब आप किसी कंबल या चादर को ओढ़कर सोते हैं तो इनिशियल जो अंदर की जो गर्मी होती है वो बनी रहती है, ऐसे बरकरार रहती है। लेकिन बहुत देर तक अगर आप मुंह ढक के पूरा बाकायदे अपने आप को पूरी तरह से कवर्ड करके काफी देर तक अगर रहते हैं तो क्या होता है, उसमें ज्यादा गर्मी की मात्रा बढ़ने लगती है, मतलब CO2
बढ़ने लगती है। और एक समय ऐसा आता है कि अपने मुंह पर से सामने से आप चादर कंबल हटा देते हैं, रजाई को आप हटा देते हैं, जिससे थोड़ा सा आपको राहत महसूस होता है। क्यों होता है? उसको उबन जैसी महसूस होती है। इसी प्रकार से इस प्रकार की गैसें क्या कर रहे हैं, एक प्रकार की चादर का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है कि सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वो क्या कर रहे हैं, एक तापमान दिए हुए हैं ना, वो उनके अंदर गर्म गैस वो है, किरणें हैं। उससे क्या हो रहा है कि वो फिर वापस जो है किसी भी तल से टकरा कर, सूर्य से आने वाली जो भी किरणें हैं वो इस तल से टकरा कर रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट होती है मतलब उनकी जो विकिरण है, जो रेडिएशन है, वो वायुमंडल के बाहर निकल जाते हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे। उसका वजह है ये प्रकार से जो चादर हमने बना दिया अपने मानवीय कारणों से, जो चादर हमने बना दिया, उसी चादर के अंदर ही ये गैसेज, इस टाइप की जो गर्म गैसेज हैं, ये बनी रह जा रही है। उससे क्या हो रहा है? उससे यही हो रहा है कि चादर बनने से जो यहाँ पे जो गर्मपन बना हुआ है पूरे वातावरण में, उससे क्या हो रहा है कि जो गर्मपन जो बना हुआ है, ध्रुवों की गैसें बर्फ पिघल रहे हैं। समुद्र तल, मतलब आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, लगभग पिछले कुछ वर्षों में आप समझिए कि मैं एक डाटा मैंने लिखा हुआ है, लगभग 1880 के बाद समुद्र का जलस्तर 8 इंच बढ़ गया है अब तक का। अगर देखा जाए 8 इंच समुद्र का जलस्तर बढ़ने का मतलब आप समझ रहे हो। आपको लग रहा होगा कि समुद्र में अगर हम किसी पर्टिकुलर एरिया को देखें तो 8 इंच बढ़ना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आपके थोड़ी दूर में थोड़ी ना बढ़ रहा है। आप जानते हैं कि कितना %, 1/3 भाग छोड़कर बाकी सभी क्या है, जल, वही है। तो उसमें आप सोच सकते हैं 8 इंच बढ़ने का मतलब बहुत बड़ी मात्रा में जल का जो है लेवल, वाटर लेवल को बढ़ना। 8 इंच अपने आप में बहुत बड़ी मात्रा होती है। और 8 इंच 1880 के बाद से 8 इंच उसका लेवल बढ़ गया। ध्रुवों का जो बर्फ है वो धीरे धीरे पिघल रहा है। ग्लेशियर्स का जो पिघलना हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ रहा है। कई ऐसे द्वीपीय जो देश हैं, द्वीपीय देश क्या हो रहे हैं कि वो विस्थापित हो रहे हैं, हट रहे हैं। जैसे मैं एक और इसकी बात अगर मैं करूं कि इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, उसको कहीं और ट्रांसफर करने के चक्कर में इंडोनेशिया है, क्योंकि वो एक ऐसी स्थिति आने वाली है कि समुद्र के मध्य में और डूबने वाली स्थिति है। इसलिए क्यों डूबने वाली है? क्योंकि वाटर लेवल समुद्र का धीरे धीरे बढ़ रहा है। इससे उनके डूबने की खतरा जो है बढ़ गई है। अच्छा, इससे क्या हो रहा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है। क्या हो रहा है क्लाइमेट चेंज में? क्लाइमेट चेंज में यही हो रहा है असमय बारिश, दूसरा असमय चक्रवात, तूफान और तरह तरह के जो भी मौसम संबंधी तमाम तरह की जो घटनाएं आ रही हैं, वो मतलब विकट रूप में जो आ रही हैं। बरसात इतनी ज़्यादा हो जा रही, कहीं बाढ़ बहुत ज़्यादा आ जा रही, कहीं सूखा पड़ जा रहा है। तमाम तरह की जो क्लाइमेट चेंजिंग जो हो रही है, ये क्यों हो रही है? इन्हीं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही ये हो रही है। पिछले 20 वर्षों में आप लोगों ने देखा लगभग 1 डिग्री से ज़्यादा तापमान बढ़ा हुआ है। मतलब इस हिसाब से औसतन आप महसूस भी कर रहे होंगे कि इस समय ज़्यादा तापमान का बढ़ना क्यों हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। अच्छा, मैं बीच में बात कर रहा था एक ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो एक प्रकार से ग्रीन हाउस प्रभाव का ही होना क्या हो रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट में? सूर्य से आने वाली जो रेडिएशन है, पौधों के लिए जितनी उनको गर्मी चाहिए उतना ही वो कवर करके उसके अंदर उतना ही माहौल बनाए हुए हैं। इसलिए वो एक प्रकार का चादर बना दिया जाता है ग्रीन हाउस के लिए, जिससे उनके लिए उतना अनुकूल रहता है। तो एक प्रकार से ग्रीन हाउस का प्रभाव आप लोग थोड़ा सा और अपने अच्छे लेवल को बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा सा और पढ़ेंगे इसको। दूसरा यह है कि इसमें विशेष जो है, जो जिम्मेदार जो गैसेज हैं, CO2 है और CH4 है, जो मीथेन और जो है कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार की जो गैसेज है, कौन से गैस कहलाते हैं? ग्रीन हाउस गैसेज कहलाते हैं। ठीक है ना? तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें। चलिए सीखिए। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग।
लिखेंगे जलवायु प्रति लिखिए। जलवायु परिवर्तन तब होता है जब, लिखेंगे जलवायु परिवर्तन तब होता है जब पूरा वातावरण, जब अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जगहों पे गर्म या ठंड या बरसात का पाया जाना होता है। नेक्स्ट लाइन से, अलग अलग हिस्से में एक लंबे समय में होने वाला परिवर्तन, अलग अलग हिस्से में एक लंबे समय में होने वाला परिवर्तन जलवायु परिवर्तन कहलाता है। होने वाला परिवर्तन जलवायु परिवर्तन कहलाता है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम लिखेंगे नेक्स्ट पैरा से। ग्लोबल वार्मिंग तब होती है जब, ग्लोबल वार्मिंग तब होती है जब संपूर्ण पृथ्वी का वातावरण गर्म होने लगता है, गर्म होने लगता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव, ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव, जिसमें आप लोग ब्रैकेट में लीजिएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और CH4 मीथेन, CO2 और CH4 ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव, इसका उत्तरदायी है, प्रभाव ही इसका एक उत्तरदायी कारक है, इसका उत्तरदायी कारक है। जब वातावरण में CO2 तथा CH4 का चादर, जब वातावरण में CO2 तथा CH4 का चादर बन जाता है तो विकिरण या तो सूर्य से आने वाली विकिरण से, देखिए विकिरण धरती की गर्म वातावरण में ही, धरती के गर्म वातावरण में ही फंस कर रह जाती हैं, गर्म वातावरण में ही फंस कर रह जाती हैं। जिससे धरती के वातावरण की गर्मी, जिससे धरती के वातावरण की गर्मी बढ़ने लगती है, गर्मी बढ़ने लगती है। इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसकी वजह से ही औसत तापमान बढ़ने लगता है, औसत तापमान बढ़ने लगता है। और इस प्रभाव को ही ग्रीन हाउस प्रभाव
कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। इससे उत्तरी ध्रुव के आर्कटिक क्षेत्र में ध्रुवों का बर्फ पिघलकर समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, इसके साथ साथ आप लोग एक चीज और जान भी लीजिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन ब्लैक बॉडी रेडिएशन मीन्स होता है कृष्णिका विकिरण। कृष्णिका माने ब्लैक बॉडी मीन्स ब्लैक, जो भी ब्लैक चीजें हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कि हम लोग गर्मियों में सफेद कपड़े पहनते हैं और ब्लैक या कलर्ड कपड़े नहीं पहनते। उसका वजह है कि सफेद कपड़े से क्या होता है कि जो रेडिएशन आती है हमारे शरीर के ऊपर पड़ती है वो फिर वापस जो है रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। लेकिन ब्लैक बॉडी रेडिएशन से क्या होता है, जो हम लोग कलर्ड कपड़े अगर पहने या ब्लैक कपड़े पहने तो उससे क्या होता है कि जो रेडिएशन आती है वो शरीर के उस कपड़े के अंदर ही फंस के रेडिएशन रह जाती है, वो बाहर की तरफ निकल नहीं पाती है, रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है। उससे क्या होता है कि गर्मपन बना हो रह जाता है, मतलब और ज्यादा हमको गर्मी लगती है गर्मियों में। इसी यही कारण है कि गर्मियों में इस तरह के ब्लैक कपड़े नहीं लोग पहनते हैं और ठंडक में इसका प्रयोग करते हैं, या मोटे कपड़े या इस तरह के जो कपड़े का प्रयोग करते हैं वूलन कपड़े। उससे क्या होता है जो रेडिएशन आती है वो उसी के अंदर फंस के रह जाती है, बाहर की तरफ नहीं निकल पाती है। तो बाहर के वातावरण में और उस कपड़े के अंदर शरीर का जो वातावरण होता है दोनों में अंतर आ जाता है और शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो ज्यादा होता है बाहर की अपेक्षा। ठीक है ना। तो यही कारण है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का भी मेन यही जो है रीजन है कि आने वाली जो विकिरण है वो वापस रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है और वो अंदर ही बनी रह जाती है। अच्छा, कुछ ऐसी तमाम तरह की समस्याएं ध्रुवों पर भी है। ध्रुवों पर जो है देखिए, जो उनके बर्फ पिघलने है उसके कारण बड़ा कारण क्या है, एक तो ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना, दूसरी चीजें जो जितने पॉल्यूटेंट्स हैं, पॉल्यूटेंट्स जाके वहां पे बर्फ के ऊपर एक प्रकार से चादर बना रहे हैं गिर के वहां पर। ठीक है। तो जैसे चादर जो वहां बन रही है, ब्लैक बॉडीज की जो चादर बहुत सारे हैं, टायरों के बुरादे हैं और बहुत तरह तरह के जो भी सारे पार्टिकल्स हैं, ये जाके वहां पे गिर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, उससे यही हो रहा है कि सूर्य से आने वाली जो वह किरणें हैं वो क्या कर रही हैं कि ब्लैक बॉडी जो एक चादर बन रहा है, चादर के ऊपर तो गर्म कर रही है और चादर ऊपर गर्म कर रही है तो अंदर भी गर्म हो रहा है, मतलब वो वापस जो है रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है पूरा विकिरण। उससे क्या हो रहा है और तेजी से ध्रुवों का बर्फ पिघल रहा है। ठीक है ना। तो वही चीज है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी लगभग इसी उस पर कार्य करता है, जो कृष्णिका पिंड होता है। लिख लें आप लोग थोड़ा सा और। वैज्ञानिकों के अनुसार 1880 के बाद, वैज्ञानिकों के अनुसार कथन कारक में ज्यादातर ये सब चीजें थोड़ा सा पूछ ली जाती हैं, इंपॉर्टेंट होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार 1880 के बाद समुद्र का जल स्तर 8 इंच बढ़ा है। 1880 में 1980 में लिखे, 1880 के बाद 8 इंच बढ़ा है। इसमें 3 इंच की बढ़ोतरी, अब उसमें भी सोचिए 3 इंच की जो बढ़ोतरी है इन 8 में से 3 इंच की बढ़ोतरी बीते 25 वर्षों में हुई है। बीते 25 वर्षों में हुई है, मतलब 90 के दशक के बाद से शुरुआत हुई है, समझ लीजिए बीते 25 वर्षों में हुई है। इसका सबसे बड़ा जो कारण है असमय बारिश, सबसे बड़ा जो प्रभाव दिखता है, जो भी लक्षण जो दिखता है, असमय बारिश,
तीखी गर्म हवाओं की वजह से, तीखी गर्म हवाओं की वजह से बीते वर्षों में गेहूं की फसलों का बर्बाद होना, गेहूं की फसलों का बर्बाद होना। और एक चीज और है, कभी आप लोग से एक चीज ये भी पूछा जा सकता है कि गेहूं की फसल का बर्बाद होना अथवा कम उत्पादन का सबसे बड़ा कारण भी क्या है। तो उसमें जानते हैं क्या क्या कारण, बताइए भाई क्या क्या कारण हो सकता है, कोई बताइए। गेहूं की जो फसल या उत्पादन न हो पाना भी सबसे बड़ा कारण, 2 कारण बताइए। हैं? क्या हो जाते हैं? पीले हो जाते हैं। ये भी एक नहीं, इन्होंने जो आपने बताया एक बड़ा कारण बताया, मैं उसको भी अभी चर्चा करूंगा। हमारे इसमें अभी मेरे दिमाग में नहीं था, मैं उसकी भी चर्चा भी तुरंत कर दूंगा। पीला हो जाता है, फसल पीला हो गया, उसका भी कारण है। क्या कारण है उसको भी चर्चा करेंगे। और इसके अलावा बताइए, प्रदूषण से ही तो सारा मामला है गड़बड़। क्लाइमेट चेंज और बहुत सारी जो समस्याएं, जो वैश्विक तापन जो हो रहा है, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये सब प्रदूषण की वजह से है। गेहूं की फसल जो होती है सर, जब वो मतलब जब वो अल्प विकसित रहती है थोड़ी, जब वो अल्प विकसित रहती है थोड़ी, जब गेहूं अल्प विकसित रहती है जी, तो सर वो उसमें जो बारिश का प्रभाव पड़ता है उसमें नॉर्मल बारिश चाहिए होती है। जो कि असमय बारिश का जब पोल्यूशन होगा तो असमय बारिश होगी। तो सर और उसके बाद इसमें जो गेहूं जो है वो टेम्परेचर जो है सर वो बहुत ज़्यादा नहीं सर होना चाहिए। इसमें टेम्परेचर ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, आप लगभग करीब में है, लगभग है। सबसे पहला जो इसमें हम कारक समझते हैं, सबसे पहले गेहूं की बुआई से ही लेके अगर हम लोग देखें तो कभी कभी आप लोग देखते हैं कि पर्याप्त जो टेम्परेचर, जो उसके लिए ताप जो जरूरी है, वो ताप उसको मिल नहीं पाता है। उसका वजह क्या है? वैश्विक तापमान। आप सोचते हैं, कभी कभी आप लोगों ने देखा है खेतों में कि कुछ मतलब ऐसे जो है पुआल वगैरह बिछाते हैं या कुछ पॉलीथीन वगैरह ऊपर से ऐसे लेयर एक डालते हैं ऊपर। जब वो आप किसी चीज को जैसे बीज रोपित करते हैं जब आप खेतों में, उसके बाद से उसका वजह है कि पर्याप्त गर्मपन उसमें बने और पर्याप्त उसको उस टाइप से नमी मिले और क्या हो, उसमें से अंकुरण शुरू हो जाए। अच्छा, जर्मिनेशन ही नहीं हो रहा है। और जर्मिनेशन जब नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है भाई, जब जमाव ही कम है तो फसलों का उत्पादन होगा कहाँ से? चलिए ठीक है, जमाव में कमी आई, किससे? उनके ताप से, ताप में जो कमी हुई उसकी वजह से। दूसरी क्या है, दूसरा वजह क्या है कि असमय बरसात का हो जाना। ओले गिरते हैं तो क्या होता है कि फसलें नुकसान हो जाती है, मतलब जो फसलें खड़ी रहती है वो गिर जाती हैं फसलें। और जब एक बार फसलें गिर जाती हैं तो क्या होता है, फिर वो अपने जड़ से जुड़ी नहीं रह पाती। दूसरा कारण। तीसरा कारण आपने बताया फसलों का पीलापन। इस समय आप लोग देखते होंगे खेतों में फसलों का पीलापन होना। जब देखिए इतना ज्यादा वायुमंडल में इतनी ज्यादा कार्बनिक पदार्थों का इतना पूरा चादर बिछा हुआ है, हानिकारक गैसों का पूरा एक लेयर बिछा हुआ है। और एक सबसे खास चीज और कि ओस की बूंदें भी इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। क्या? इसमें वैश्विक तापमान भाई इतनी ज्यादा मात्रा में घनीभूत हुआ है, घना हो गया पूरा कि वापस रेडिएशन निकल ही नहीं पा रहा है यहाँ से। और वापस रेडिएशन न निकलने की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, असमय बरसात हो रही है, ओले गिर रहे हैं और तमाम तरह की समस्याएं हो रही हैं। जो सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी पे आ ही नहीं पा रही हैं। आज तो किसी तरह से धूप हो गई। इसके पहले जो पीलापन जो आपने बात किया, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं हो पा रहा है, सबसे बड़ा कारण। आप लोग जो उर्वरक जो बुआई करते हैं खेतों में तो उसमें लिखा रहता है यूरिया में इतने % नाइट्रोजन है। अरे है, वो तो रह के क्या करेगा, जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होगा ना भाई। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही वो नाइट्रोजन का अपना कार्य कर पाएगा, स्थिरीकरण तभी होगा ना। और इसी वजह से फसलें जो है क्या हो रही है, पीली पड़ जा रही, सूख जा रही है। जब नाइट्रोजन काम नहीं करेगा मतलब कहाँ उसको हरियाली कहाँ से मिल पाएगी फसल को? ये सबसे बड़ा कारण। अतिवृष्टि और ओले ये है।
और गर्म हवाओं का चलना। अभी देखिए फरवरी लास्ट में या मार्च के फर्स्ट सप्ताह में ही जब उसमें थोड़ा धीरे धीरे उसमें फल आने को होगा, तभी क्या होगी, इतनी तेज गर्म हवाएं चल देंगी कि वो जो फल है, पछुआ जो विक्षोभ है, वो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। तो कहते हैं ना कि गेहूं तो हुआ है लेकिन मारा गया, मतलब उसकी जो दाने हैं उसके सही से पोषित नहीं हो पाए, उसका सही से पोषण नहीं हो पाता। मतलब फसल तो बड़ी अच्छी हो रही है, लेकिन लास्ट मोमेंट में जब उसके सही से उनको होना चाहिए, उनके दानों को विकास करना चाहिए, उसी समय क्या हो रही है, तेज पछुआ हवाएं चल रही है, गर्म हवाएं चल रही हैं कि उसमें वो दाने जो है समाप्त हो जा रहे, सूख जा रहे हैं, मतलब उसको विकास होने से पहले वो खत्म हो जा रहे हैं। तो ये सारे के कारण हैं, और यही कारण है कभी कभी गेहूं की जो फसल, गेहूं जो है बहुत महंगा हो जाता है, खाद्यान्न जो है। और इसके अलावा भी जो है खाद्यान्न में उत्पादन में भी बहुत कमी आ जाती है, और यही नहीं, इनकी वजह से हमारे आर्थिक स्तर पे भी बड़ा मतलब प्रभाव पड़ जाता है, ये जानिए। तो इस तरह से जो है चीज़ें हैं। अब हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज की वजह से भारत में जो नुकसान हो रहा है, यही सभी चीज़ें हैं, बाकी इसमें और कोई विशेष नहीं है। और फसलों का जो नुकसान हो तो आपने देख लिया, पर्यावरण का जो है और तमाम जो ग्लेशियर्स का पिघलना, इस तरह की तमाम समस्याएं, ठीक है ना, यही लगभग है। और ग्रीन हाउस रोकने के लिए, ग्रीन हाउस का जो प्रभाव है, जो चादर एक बन रहा है गैसेज का, इसको रोकने के लिए बस जैसे रेफ्रिजरेटर का प्रयोग कम से कम करें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो निकल रहे हैं, CFC हो गया, इसके अलावा AC, एयर कंडीशन। अभी आप लोग कहीं किसी पार्क वार्क में बैठिए, चारों तरफ से घरों का समूह हो गर्मियों के टाइम में, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे तो रहेंगे, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि इतनी वहाँ पे भीषण गर्मी आ रही है। उसका वजह है कि वहाँ से निकलने वाली हानिकारक गैसेज की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रहा है, मीथेन गैसेज निकल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ तक कि एक चीज़ और देखिए कि धान के फसलों से भी मीथेन गैस का उत्सर्जन हो रहा है। पशु जो जुगाली कर रहा है, जुगाली करने वाले पशु के मुंह से भी वो क्या निकल रहा है, मीथेन गैस निकल रही है, ये भी है। और इसके अलावा जो भी इनके अपशिष्ट हैं पशुओं के, जैसे गोबर है, तो गोबर जो है क्या है, उसको हम उसको बाकायदे बताएंगे, उसका एक हम आगे जो है हमारे पास व्यवस्थित जैव गैस के लिए कैसे उसको प्रोड्यूस करते हैं, उसको भी अभी हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके अलावा हम लोग और भी जान लें कि जीवाश्म ईंधन, अब गोबर गैस को पढ़ने से पहले या इसके जैव गैस या इस तरह के जो है बायोगैस को या बायो सब्सटेंसेज को, फ्यूल को पढ़ने से पहले हम लोग एक बार पढ़ लें जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन वही है जो अनवीकरणीय है, जिनका रिसाइकल दोबारा से नहीं कर सकते। लाखों वर्ष पूर्व जो पृथ्वी पे होने वाली जो हलचल है, जिसमें दबे हुए सारे कार्बनिक पदार्थ हैं, वो क्या हुए हैं, अपघटित हो चुके हैं। और अपघटित होकर वो क्या है, एक प्रकार के जैसे कोल है, कोयला है, पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम के अलावा क्या है, इस टाइप के जो है प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के ऊपर का लेयर है, और प्राकृतिक गैस के भी ऊपर का लेयर क्या है, कोयला है। तो मतलब इस तरह से आपको कोयले मिल रहे हैं, कोयले मिल रहे हैं, फिर प्राकृतिक गैस है, उसके बाद पेट्रोलियम। तो इस तरह से जीवाश्मों के दबे होने की वजह से जो भी इस तरह के अपघटित होकर जो भी फ्यूल जो मिल रहे हैं हमको, ये क्या है, जीवाश्म ईंधन के रूप में, जिसको हम फॉसिल फ्यूल्स भी बोलते हैं। आप लोग जानते हैं इससे क्या है कि इनका प्रयोग जो है गाड़ियों, परिवहन में और हर तरह से संयंत्रों में, यहाँ तक कि थर्मल पावर प्लांट्स में भी कोयले का बिना नहीं चल सकता। तापी जो विद्युत का उत्पादन जहाँ होता है वो भी उसी से चलते, कोयले से। उससे क्या हो रहा है, राख उससे बहुत ज़्यादा निकल रही है, कार्बनिक पदार्थ निकल रहे हैं, तमाम हानिकारक गैसेज निकल रहे हैं उससे, ठीक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि सबसे विषैली गैस है, जो इंसान के लिए ही दम घोटक, जिसे दमा घोटक मतलब सांस रोधी जो है, वो एक गैस के रूप में है, जिससे लाखों मौतें हो रही हैं, तमाम रेस्पिरेटरी सिस्टम से, श्वसन तंत्र से संबंधित तमाम बीमारियां हो रही हैं, ठीक है ना। अब आप समझ लीजिए कि जो मास्क लोग लगा रहे हैं, मास्क ही लगा के चलना पड़ेगा,
चश्मे न लगाइए तो आंखों के अगल बगल कालापन पड़ जाता है, तमाम समस्या है। कपड़े आजकल जो है 2 दिन से ज़्यादा चलने वाले नहीं, क्योंकि टायर के गिरादे और जितने कार्बनिक पदार्थ वो कपड़ों पे आके गिर रहे हैं, चादर बन रही है। कभी कभी एसिड रेन भी होता है इसी से। एसिड रेन क्या है? जैसे सीजन की पहली बारिश, जितने भी वायुमंडल में हानिकारक जो भी पार्टिकल्स हैं वो तैर रहे हैं वायुमंडल में, वो जो है जब बरसात हो रही है तो वो पूरी बरसात लेकर बैठ जाती है उस जितने हानिकारक पदार्थ हैं। और उस एसिड रेन में जो भी पौधे, इंसान, जो भी उसके नीचे पड़ता है उस रेन में, उसकी पक्का तबीयत खराब होना स्वाभाविक। पौधे तो समाप्त जाते हैं, जल जाते हैं, पौधे मुरझा के समाप्त हो जाते हैं। तो एसिड रेन सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। एसिड रेन में भी आपसे पूछा जाता है कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यही CO2, मीथेन और इस तरह के कार्बन मोनो, ये सारी चीजें एसिड रेन में पाई जाती है। ठीक है ना? इसके बाद हम लोग चलेंगे, अच्छा जीवाश्म ईंधन में किस किस टाइप के ईंधन है भाई बताइए। सर एक बायोगैस है, एक बायोगैस भी है सर। जीवाश्म फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म सर जो जमीन के नीचे दबे हुए हैं। हाँ वही तो, वो सर जैसे कि सर पेट्रोल हो गया, पेट्रोल हो गया, जो जितने जितने सर तरल पेट्रोलियम आया सर, ये हो गया सर। और सर कोयला भी आएगा, और सर इसमें जो सर खनिज परमाणु जो ईंधन है खनिज तत्व वाले, जैसे कि सर हाँ रेडियो एक्टिव जी सर, हाँ ये भी आ गया। रेडियो एक्टिव तत्व तो ठीक है, तो खुले हाँ सर खुले में पाए जाते हैं, रूप में पाए जाते हैं, ये तो अलग चीज है। फिर प्राकृतिक गैस होता है, इसमें क्या पाए जाते हैं? मेथेन, एथेन और प्रोपेन। जो हमारे गैसों घरों में जो LPG के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं, उसमें क्या पाए जाते हैं? प्रोपेन और एथेन, ठीक है, ब्यूटेन, इस तरह की जो है गैसें जो पाए जाते हैं। ठीक है ना? तो ये चीजें हैं, और इसको थोड़ा सा आप लोग देखते रहिए और इनके डाटा वगैरह भी आप लोग कलेक्ट करते रहिए। हाँ, और इसके बाद COP होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, अभी जल्दी जो है COP चर्चा में है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, इसके बारे में मैं चर्चा कर लूंगा किसी दिन। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो कई देशों के बीच में होता है, जो जलवायु परिवर्तन और इन्हीं से संबंधित क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी, इसके ऊपर चर्चा हो, सऊदीया में हुआ है। हाँ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बायोफ्यूल की। बायोफ्यूल को हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे और हाउ टू प्रोड्यूस इट, हाँ इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, कैसे इसको प्रोड्यूस करते हैं, कौन कौन सी चीजें इसमें आवश्यक होती हैं बायोगैस। उसको देखिए, चीजें तो लिखी पड़ी है, जितना भी मैंने सब कुछ बताया सारी चीजें आपके पास लिखी है, बशर्ते आप अपने विचारों से उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, और व्यक्त करने के साथ साथ उसका जो पूरा अंडरस्टैंडिंग है आपको समझना पड़ेगा। ठीक है ना? 2 चीजें हैं, मैंने वहीं उसी जगह पे मैंने बताया कि वही ग्रीन हाउस इफेक्ट हम बनाते हैं। एक तो हम बनाते हैं कृत्रिम तरीके से, क्यों बनाते हैं? उन्हीं पौधों के सुरक्षित देखभाल के लिए। अब सोचिए कि गेहूं की जो अंकुरण जो नहीं हो रहा है, उसके लिए हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट कितनी मात्रा में बना पाएंगे? क्या संभव है? नहीं संभव है। इतनी मात्रा में हम उसकी बुआई कर रहे हैं, तो क्या ग्रीन हाउस हम उसके लिए बना सकेंगे? नहीं बना सकेंगे। जो थोड़े बहुत जो आप लोग कहीं देखते हैं पुआल वगैरह डाल के, अभी आप लोगों ने देखा धनिया बुआई करते समय या लहसुन बुआई करते समय, हाँ सर होए भी हैं, मनीष सर होते हैं, तो उसमें क्या है कि जो बुआई करते हैं उसमें एक लेयर डालते हैं उसके ऊपर से, कुछ भी कोई भी चीज का भूसे डाल देते हैं या पुआल डाल देते हैं या इस तरह की चीजें। क्यों करते हैं? क्योंकि अंदर नमी भी बनी रहेगी और एक प्रकार से उसमें टेम्परेचर भी बना रहेगा। टेम्परेचर से क्या होगा? उसमें असंतुलन हो जाएगा, मतलब अंकुरण हो जाएगा। लेकिन क्या ये सब करना बहुत व्यापक पैमाने पे सही है? नहीं कर पाएंगे, बहुत व्यापक पैमाने नहीं कर पाएंगे। कभी कभी आप लोग देखते हैं छोटी मोटी नर्सरी में, छोटी बड़ी नर्सरी में वो ग्रीन जिसका जो है टेंट वेंट लगा के उसको रखते हैं, एक कृत्रिम ग्रीन हाउस बना रहे हैं।
लेकिन सबसे बड़ा ग्रीन हाउस तो इन्हीं गैसेज ने बना रखा है, जो एक चादर का पूरा काम कर रहा है, और हानिकारक के साथ साथ जो अच्छे रेडिएशन भी जो आ रहे हैं पृथ्वी पे, वो फिर वापस रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, वहीं अंदर बने के बने रह जा रहे हैं, उनका टेम्परेचर अंदर ही बना रह जा रहा है, तो उससे बड़ा नुकसान होता है। और आप लोगों को पता है कि मौसम संबंधित सारी घटनाएं कौन से लेयर में होती है? क्षोभ मंडल में होती है। पृथ्वी के क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित सारी घटनाएं, ठीक है। तो ये चीजें हैं। इसके अलावा जो है बायोफ्यूल के बारे में लिखिए। बायोफ्यूल इंग्लिश में लिखवाएंगे हिंदी में? इंग्लिश में लिखिए। एनी फ्यूल दैट इज derived from any fuel that is derived from any fuel that is derived from biomass, ब्रैकेट में लिखेंगे प्लांट और एल्गी, एल्गी मीन्स स्काई, एल्गी मटेरियल और एनिमल वेस्ट, एल्गी मटेरियल और एनिमल वेस्ट is called as biofuel. Next line से biofuel is considered to be considered to be a source of, as ये नहीं है, to be a source of renewable energy, अब हम लोग लिखेंगे टाइप्स ऑफ बायोफ्यूल। पहले लिखे हैं क्या हम लोग टाइप्स ऑफ बायोफ्यूल? पहले ही लिख चुके थे ना, फिर से लिख लीजिए, कोई बात नहीं, फिर से लिख लीजिए टाइप्स ऑफ बायोफ्यूल, क्योंकि अब हम इनकी यहाँ पे डिस्क्राइब थोड़ा सा इनको करेंगे। जैसे टाइप्स ऑफ बायोफ्यूल, इसमें लिखेंगे पहला बायोगैस, बायोगैस, और बायोगैस के बारे में हम लोग लिखेंगे बायोगैस एंड इट्स प्लांट, बायोगैस एंड इट्स प्लांट। इसका जो प्लांट जो तैयार करते हैं, प्लांट कैसे, हाउ टू प्रोड्यूस इट, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, इसका उत्पादन कैसे। लिखे आप लोग इसमें गोबर के फसलों, गोबर फसलों के कटने के पश्चात बचे अपशिष्ट, गोबर फसलों के कटने के पश्चात बचे अपशिष्ट, सब्जियों के अपशिष्ट तथा वाहिक मल, जो सीवेज लाइन होती है ना, वाहिक मल, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, एनएरोबिक भी बोलते हैं, एनएरोबिक प्रोसेस, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं अवायवीय श्वसन के मामले में। मैं इसको बताऊंगा, डिस्क्राइब करूंगा। चलिए, वायवीय और अवायवीय श्वसन और ये क्या है, कैसे जीव हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं, लिख लिया, तो बायोगैस निकलती है, इस
कच्चा पदार्थ मुख्यतः गोबर है, इसलिए इसको गोबर गैस भी कहते हैं, इसलिए इसको गोबर गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट लाइन से, गोबर अथवा फसलों के अपशिष्ट को अपशिष्ट का प्रौद्योगिकी के साथ प्रयोग करने पर इसका उर्वरक व ईंधन दोनों ही रूप में प्रयोग किया जा सकता है। मतलब आम के आम और गुठलियों के दाम। प्रयोग किया जा सकता है। आप लोग एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, इसको समझने में हमें मदद भी मिलेगी। छोटा सा डायग्राम बनाएंगे और इसको समझने में हमें मदद मिलेगी। बहुत अच्छा तो नहीं है भाई हमारा डायग्राम जो है, लेकिन बस एक रेखा चित्र में बना रहा हूँ, और आपको भी बनाइएगा इसको, ठीक है। इस तरह से पहले बना लीजिए, फिर उसके बाद हम इसकी चर्चा करेंगे। बना लीजिए, फिर हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। जैसे मैं बना रहा हूं उसको ऐसे बनाते जाइए। कर्दम या टंकी मिश्रण किस चीज का है? पानी, गोबर पानी सब मिला के इसमें से हम इसको यहाँ काटते हैं चैम्बर से। और ये सबसे पहले जो बनाया, ये एक प्रकार का क्या बनाया, एक प्रकार का पैराबोलिक, ऐसे पैराबोलिक मतलब शंक्वाकार टाइप का ऊपर से ऐसे ही एक गैस की टंकी है। पहले सर ग्राम में सर बनता था सर। हाँ, ग्राम में बनता है, सब लोग देखे हैं क्या? हाँ सर, सभी लोग देखे हैं। तो ऐसा ही कुछ बनता है। और एक चीज और मैं बताऊं, मेरे घर पे खुद ही था ऐसा। तो उसमें जो था, कर्दम जो यहाँ पे लिखा है, एक प्रकार से यहाँ पे क्या करते हैं, गोबर को घोलते हुए सारे सभी मटेरियल्स को, फसलों के अवशेष या जितने भी सब कुछ सारी चीजें जो भी होती हैं, इसमें घोल के उसमें घोल डालना पड़ता है पानी के साथ। अब वो पानी के साथ जब यहाँ पे नीचे आता है, तो उसके बाद आप समझ लीजिए कि पूरा जो है ऐसे ही बना रहता है। और यहाँ से फिर एक निर्गम टंकी भी एक रहती है, फिर यहाँ से एक ऐसे बना रहता है। कुछ इस तरह से इसका जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, अपशिष्ट वो सर घुमा के पदार्थ क्या होता है, ये मतलब उर्वरक के रूप में काम करता है, उर्वरक के रूप में। और इस तरह से अगल बगल यहाँ मिट्टी होती है, यहाँ मिट्टी है सभी जगहों की तरह से, और यहाँ से इनको घोला जाता है। ये सब चीजें समझ लीजिए उसको, बस ऐसे नॉर्मली एक। और गैस का जो निर्गम है यहाँ से होता है, गैस का निर्गम। और किस टाइप की गैस? CH4, ठीक है, मीथेन गैस। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसकी प्रोसेस को आप लोग समझेंगे, सुनेंगे या लिखवाएंगे? समझा दीजिए सर। समझा देना। इसमें बस इतना ही समझ लीजिए कि कुछ चीजें, एक डाइजेस्टर भी होता है। डाइजेस्टर यहाँ पे कहाँ है? एक प्रकार का
न रहे। इंसुलेटेड टाइप का बनाते हैं, एक प्रकार से यहाँ से पाइप देते हैं और एक प्रकार से यहाँ से ये टैंकी बनाते हैं, मतलब गैस का टैंकी बनाते हैं। और जो भी यहाँ पे आके जो घुलनशील जो होता है, घुलित जो होता है, घुलन होने के बाद यहाँ पे जो धीरे धीरे अपघटित होकर जो गैस जो ऊपर की तरफ होता है, तो यहाँ से CH4 के रूप में उसका निर्गम होता है। अब इनको मान लीजिए गैस का निकलना हो गया, लेकिन जो यहाँ पे जो तत्व और बच जाते हैं, जो मटेरियल आते हैं वो थोड़ी निकल जाते हैं, गैस को सब थोड़ी निकल जाते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह के उर्वरक वाले जो रसायन मिलते हैं। अब इसमें भी क्या क्या चीजें होती हैं, आप उसको समझ लीजिए या लिख ही दीजिए, ठीक है ना, लिख ही दीजिए। चलिए कुछ चीजें लिख लीजिए, कुछ चीजें आप लोग अपने मन से लिखिएगा। चलिए, बायोगैस या जैव गैस को, बायोगैस या जैव गैस को एक संयंत्र में बनाया जाता है, एक संयंत्र में बनाया जाता है, जिसे बायोगैस प्लांट अथवा बनाया जाता है, जिसे बायोगैस प्लांट अथवा जैव गैस संयंत्र कहते हैं। इसमें हमें लगभग 3-4 बातें ही सुनना है, समझ लें। इसके बाद शुरुआत मैंने कर दिया है, इसको आप लिख लीजिएगा। इसमें होता क्या है कि जो भी हम यहाँ से करदम, मतलब जो भी चीजें हम यहाँ से डालते हैं, इसको बोलते हैं लीचेट। एक तरह से लीचेट हुआ है, किसका लीचेट? जल और तमाम जो भी अपशिष्ट हैं, गोबर वोबर सब कुछ यहाँ से मिला के हम डाल देते हैं, लीचेट या करदम यहाँ आया। इसके बाद क्या होता है कि अवायवीय श्वसन के जो जीव होते हैं, अवायवीय श्वसन के जो जीव होते हैं, अवायवीय श्वसन के जो जीव होते हैं, मतलब इनको कहते हैं अनएरोटिक जो है, जो जीव होते हैं, ये क्या होते हैं? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये क्या करते हैं? इसको जो भी आया है, हानिकारक सब्सटेंसेस जो भी आए हैं, इनको ये ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, अपघटित करते हैं। जो अवायवीय जो श्वसन वाले जो जीव होते हैं, अपघटक जो जीव होते हैं, यहाँ अपघटक जीव जो होते हैं, जो क्या करते हैं? अवायवीय श्वसन, मतलब उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, वो विदाउट ऑक्सीजन क्या करते हैं? ऐसे अपघटक जीव जो उसको क्या करेंगे? तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? जटिल कार्बनिक पदार्थों को, ये जो भी आ रहा है, ये जटिल कार्बनिक पदार्थ नहीं, उस जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ेंगे। और तोड़ने के पश्चात उसमें से क्या रिलीज होती है? एक प्रकार से गैस होती है। वो कौन सी गैस है? मीथेन गैस। यहाँ से रिलीज हो गई। अच्छा, जो पाइप वगैरह जैसे आप गैस का पाइप लगाते हैं, गैस की टैंकी के जो पाइप लगाते हैं, वैसे यहाँ भी लगातार कंट्रोल करने के लिए यहाँ होता है, कम ज्यादा खोलने बंद करने के लिए होता है। तो हमारे यहाँ जो बना हुआ था जो चैम्बर, उसमें 4-6 गाँव के उस समय बैलगाड़ी चलती थी ज़्यादा। तो हमारे कुछ लोग जो वहाँ रहते थे, तो क्या करते थे, उस बैलगाड़ी से लाद के कई गांव में गोबर उबर सब लाते थे, जो भी मतलब इस तरह के जो अपशिष्ट होते थे उनको लाते थे, और जल के साथ उसको मिला के घोल के उसमें डाला करते थे। अब डालने के पश्चात इसमें इस तरह से जो है इनका अपघटन होता था, जो कि अवायवीय श्वसन के द्वारा जो अपघटन जो जीव होते थे इनको क्रैक करते थे, और इसमें से गैस निकलता था। चैम्बर में गैस जो निकला तो वो तो ठीक है, चूल्हे के रूप में, भोजन बनाने के रूप में और प्रकाश के रूप में उसका उपयोग हो जाता था। लेकिन घर के लोगों ने पता है क्या किया था? घर के लोगों
देखो कि कहाँ ज़्यादा गैस खत्म हो जाएगा और पुरुषों को बड़ा मेहनत भी करना पड़ता है, ऐसा करो कि थोड़ा सा कम से कम प्रयोग करो गैस का। तो जब कम से कम प्रयोग करने लगे लोग, ये जो चैम्बर का जो छत नहीं था ऊपर का, यही फट गया। मतलब ब्लास्ट तो नहीं किया, लेकिन क्रैक पूरा हो गया, दरारें आ गई और बहुत बड़े रूप में था। अब जब क्रैक हो गया तो वहीं से उसको स्टॉप कर दिया गया सारा मामला, क्योंकि गैस से रिसाव होने लगा। अब उसमें घोल घोल कर फिर डालना भी तो संभव नहीं था। गैस जो है यहाँ से ये CH4 के रूप में निकलने लगा, और जो यहाँ से हानिकारक जो बचे हुए जो सबस्टेंसेस जो होते थे वो नाइट्रोजन युक्त होते थे, नाइट्रोजन युक्त होते थे। और उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि नाइट्रोजन के साथ साथ कैसे होते थे वह, इसमें और भी क्या चीज होता था नाइट्रोजन के साथ साथ, उसमें सब पोषक जीवाणु जो हाइड्रोजन सल्फाइड। अच्छा, ये जो यहाँ से ये जो चीजें हैं, मीथेन के साथ साथ क्या निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, मीथेन निकल रही है, और हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड निकल रही है। ये सभी तरह की गैसें निकलती है, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है, जिसका हम उपयोग किस काम में कर लेते हैं, अपने फ्यूल के रूप में कर लेते हैं, ईंधन के रूप में कर लेते हैं। अब उर्वरक की जो बात आई, उर्वरक में नाइट्रोजन और फास्फोरस जो बचा हुआ जो यहाँ तत्व है, इसमें क्या रह गया, नाइट्रोजन और फास्फोरस युक्त जो कचरे जो रह गए बचे हुए, उनका क्या करते हैं, उनको किसी माध्यम से यहाँ निकाल देते हैं, और निकाल के इनको अलग कर देते हैं, जो कि किस तरह से है, नाइट्रोजन और फास्फोरस युक्त है। और उनका किस में उपयोग ला देते हैं हम, कृषि में उर्वरक खाद में उसका उपयोग कर लेते हैं। तो इस तरह से है भाई, इसमें 75% तक जितने मैंने गैसेज का नाम यहाँ लिया, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, CH4 हो, या हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन सल्फाइड हो, इन सभी गैसेज में 75% जो है क्या निकलता है, CH4 निकलता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो इस तरह से आप लोग इसको जो है अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिएगा, किसी माध्यम से, किसी स्रोत के माध्यम से अपने शब्दों में लिखिएगा और फिर लिख पाइएगा। ठीक है ना, इसको हम मान लीजिए इतना बता दिए, ठीक है, या रोक दिया जाए, रोक दिया जाए। सीवेज वाटर ट्रीटमेंट भी था, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट में भी थोड़ा सा जान लीजिए हल्का सा। जैसे इसके बाद हम आपको जो बताने वाले थे वो सीवेज वाटर ट्रीटमेंट, हाइड्रोजन भी निकलता है इसमें, बिल्कुल, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड तो आग बुझाने में काम आता है। नहीं, आग बुझाने में कहाँ से काम आता है, CO2 हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील गैस है, कहाँ से आग लगेगी, वहाँ से तो आग लग जाएगी। अच्छा, एक चीज और जानिए कि जो मैं आपको और जो तकनीकी आगे आपको वो जो था कार्बन डाइऑक्साइड, भाई ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, दहन होता है, दहन। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में वही तो सर बुझाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, बुझाता है। अच्छा, एक चीज और जानिए। अच्छा, एक चीज इसमें आप लोग को लगभग समझ में आ रहा होगा कि जो मनुष्यों के द्वारा जो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, हम लोग ठीक है ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, लेकिन पेड़ पौधे तमाम चीजें लगाना इस तरह से आवश्यक क्यों है, इसलिए आवश्यक है कम से कम वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और फिर हमको शुद्ध तरीके से क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। पहली चीज। और आपको जो हमें बताना था, लैंडफिल टेक्नोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट है और बार बार ये सब चीजें पूछता है, लैंडफिल टेक्नोलॉजी, लैंडफिल टेक्नोलॉजी। इसके अलावा आपको जो बताना है, हमें आज बताना था या बताना है आगे, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट। हाँ सर, इसको बता दीजिए सर, ये सर निबंध में भी पूछता है, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट। सीवेज वाटर ट्रीटमेंट, ये लगभग 5 चरणों में है। अब आप समझ लीजिए कि वाहित मल अथवा जो, एक चीज मैं बताऊं, इस अपने शहर की जो वास्तविकता मैं बता दूं,
जैसे मान लीजिए कि जहाँ घनी बस्तियां हैं, अपने ही शहर के लिए लगभग हर जगहों की यही स्थिति है, और जहाँ पे सीवेज वाटर या सीवर लाइन जहाँ नहीं पड़ी हुई है, वहाँ सिंपल सी बात है कि हर लोगों ने अपने टॉयलेट्स को कंपोस्ट पिट गड्ढे ही बनाए हैं, और उससे पता है क्या हो रहा है, उससे जो मिट्टी है वो तो प्रदूषित तो हो ही रही है, साथ ही जो जल है, भौम जल, जो ग्राउंड वाटर, वो भी सबसे ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है। अब आप समझिए कि यहाँ मतलब इस घनी बस्ती के शहरों, मतलब इस तरह की बस्तियों में पानी पीने योग्य नहीं हुआ, ड्रिंकिंग वाटर शुद्ध नहीं। अच्छा। हाँ, और अगर आपने कहीं बोर भी किया, हैंडपंप को बोर भी किया, तो इतनी सड़ी हुई मिट्टी, मतलब वो जो है पूरी तरह से जो इतना प्रदूषित मिट्टी है कि वो उसको भ्रष्ट कर दे रहा है, खत्म कर दे रहा है पूरे पाइप को। मतलब जो आप पाइप उसको डाल के बोर कर रहे हैं ना, वो पाइप भी पूरा सड़ा दे रहा है वो मिट्टी, ये हाल है। तो बड़ी ही विकट समस्या आने वाली है। अगर सीवर लाइन नहीं डल गया इन जगहों पे जल्द से जल्द, तो भौम जल जो है पूरी तरह से यहाँ का बर्बाद हो जाएगा। मिट्टी जो है पूरी तरह से पॉल्यूशन का शिकार, पॉल्यूटेड सॉइल यहाँ पे हो जा रही है। अब पॉल्यूटेड सॉइल किसी काम का नहीं है फिर, इसीलिए यहाँ पे सीवर लाइन, अभी मैं उसकी सीवेज वाटर ट्रीटमेंट वाली जो मैं बात बता रहा था, आज दिन आप लोग देखते हैं कि जो भी सीवर लाइन है, सीवर लाइन से क्या हो रहा है, जितनी भी गंदगी पानी के साथ अशुद्धियां जो होती हैं, वो लोग क्या करते थे पहले, अब तो जब से बहुत सारे तमाम प्लान शुरू कर दिए गए हैं। अच्छा, पानी भारत में शुरू कब होता है? जब समस्याएं बिगड़ रूप ले लेती है, तब लोगों को यह याद आता है कि हमको गंगा वाटर प्लान, गंगा एक्शन प्लान, नमामि गंगे, हाँ, तमाम सारी चीजें तब करना। मानव स्वच्छता अभियान। अभी दिल्ली की स्थिति यह है कि जो यमुना है, यमुना नहीं रही, नाला बन गया पूरी तरह से। अब वहाँ पे जो ये सीवेज वाटर ट्रीटमेंट जो होना चाहिए, और ट्रीटमेंट होने के पश्चात ही वो जल उसमें गिरे नदी में। अब आप सोचिए कि एक चम्मच पानी को शुद्ध करना आसान है कि एक पूरा घड़ा पानी को शुद्ध करना आसान है? आसान एक चम्मच पानी को है, लेकिन जो पाइपलाइन से जो सीवर लाइन से जो पानी वाहित मल के साथ जो सारी गंदगियां, अशुद्धियां, जो चीजें आ रही हैं, वो डायरेक्टली नदी में जाके गिर जाए, और गिरने के पश्चात क्या पूरे नदी के पानी को साफ करना आसान है? नहीं। तो सीवेज वाटर ट्रीटमेंट यही है, मुख्य रूप से यही है, जो इसको 5 स्टेप में हम लोग करते हैं, वो यही है कि जो भी अशुद्धियां आती हैं उसको पर्टिकुलर एक ऐसे प्लांट, आप देखते हैं जनरली नदियों के किनारे लगभग इस तरह के प्लांट्स बने होते हैं, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। इसमें क्या होता है कि जितने भी अशुद्धियां आती हैं उसमें पहले, वैसे मैं मोटे मोटे तौर पर बता देता हूँ, पहले फर्स्ट स्टेप में इसको क्या करते हैं सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को, जितने भी उसमें बॉटल्स होते हैं, कैन होते हैं, प्लास्टिक और भी बहुत सारी अशुद्धियां, कूड़े कचरे, सारी चीजें जो बड़े बड़े पदार्थों के रूप में बह के आते हैं, पहले तो इनको छानती है फिल्ट्रेशन, और छानने के बाद उसको क्या करते हैं, उसको अशुद्धियों को अलग कर देते हैं। फिर वो जल जाता है सेकेंड प्रोसेस में। इस सेकेंड प्रोसेस में इसको सही तरीके से ये स्क्रीनिंग होती है। जो फर्स्ट स्टेप इसका है, इसको वास्तव में स्क्रीनिंग बोलते हैं। स्क्रीनिंग, और स्क्रीनिंग किस चीज का? बड़े बड़े जो पार्टिकल्स उसमें बह के जा रहे हैं, कूड़े कचरे। कभी कभी आपने देखा है नाले वाले चोक हो जाते हैं, मतलब चोक होने से मतलब है कि जो नाला बहना चाहिए वो बहना ही बंद हो जाता है, इतनी सारे वहाँ पे पार्टिकल्स, इतने सारे कूड़े कचरे फंस जाते हैं। तो जब उसको कूड़े कचरे हटाया जाता है तब जाकर पानी फ्लो होना पूरा सही से हो पाता है। तो इसको क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, मतलब बड़े बड़े जो इस तरह के बॉटल्स और कूड़े कचरे, प्लास्टिक और तमाम सारी अशुद्धियां जो पानी साफ आती है, उनको छान के अलग कर देते हैं। दूसरा इसमें जो प्रोसेस होता है, स्क्रीनिंग के बाद जो होता है, उसको हम कहते हैं कम्यूनेटर। कम्यूनेटर में क्या होता है,
वो सारे जो पार्टिकल्स हैं, जो पानी कम्यूनिटर है, कम्यूनिटर इसको क्या करते हैं, कम्यूनिटर के माध्यम से उन जलों को, उन पानी को, जो छोटे छोटे, उसके बाद जो छोटी छोटी अशुद्धियां बचती हैं, उनको हम क्या करते हैं, फिर उनको छानते हैं। और उसको छानने के बाद हम क्या करते हैं, एक ग्रिड चैम्बर होता है, थर्ड लेवल ग्रिड चैम्बर में ले आते हैं। हम आपको इसको संभव होगा तो हम आपको प्रोजेक्शन के थ्रू हम आपको, हाँ सर, ठीक है ना, तो इसको हम दिखाएंगे बहुत ही व्यवस्थित, इसको समझेंगे जब आप लोग उसको लिख भी पाएंगे। फिर ग्रिड चैम्बर में ले आते हैं, और ग्रिड चैम्बर में ले आने के बाद उसको जितनी भी उसकी जो ब्रोकन ग्लासेज और तमाम छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें छानते हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि 5-6 स्टेप्स के बाद जाके वो सारी चीजें, और लास्ट में क्या होता है 5वें स्टेप में, उसमें एक प्रकार से जैसे उसको एक चीज, अब पहले तो होता था शुरू में क्लोरीन वगैरह मिलाते थे ना, हाँ क्लोरीन वगैरह बंद कर दिया मिलाना। अब क्या करते हैं कि उसमें एक प्रकार के जो तरंगे जो फ्लो करते हैं, कौन सी तरंगे होती है, अल्ट्रावायलेट, बिल्कुल इस तरह की तरंगों को उसमें करते हैं, तो अशुद्धियों को क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। जो अशुद्धियां, मतलब जो हानिकारक जो वहां पे जीवाणु है, उनको मार देते हैं। तो आजकल केमिकल जो प्रोसेस है भाई, एक बार तो मान लीजिए हमने केमिकल प्रोसेस के दौरान साफ कर दिया पानी, तो उस साफ पानी में तो केमिकल का असर जाएगा ना, तो इंसान के लिए कुछ समस्या या जानवरों में समस्या तो बनेगा। दिल्ली या बड़े महानगरों में, या आप समझ लीजिए कि इस तरह से बड़े बड़े डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं, जो कपड़े धुलने के लिए, नहाने में छोड़ के, कभी कभी नहाने के लिए होता होगा, कई प्रोसेस को गुजार देते होंगे, नहाने के लिए जाना होता होगा, यहाँ तक कि गाड़ी वाड़ी धुलने के लिए, जानवरों को पानी पीने के लिए, और घरों की साफ सफाई करने के लिए, बहुत सारे इस तरह के कार्य करने के लिए सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से ही पानी जो निकलता है उसी से काम करते हैं। और पेयजल जो होता है वो दूसरे तरीके से आता है, वो सर सप्लाई वाटर। हाँ, अब आप समझ लीजिए कि पेयजल भी बनाने, इसको पेय योग्य भी बनाते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा खर्चीला होता है, ठीक है ना। तो इस तरह के जो नॉर्मली जो काम होते हैं वो इसी से किए जाते हैं। तो यही है, मैं इसको एक बार को बता दूंगा आपको। फिर इसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, उसको और छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं फिर उसको छानते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, जिसमें बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी को क्या करते हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए, जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन की डिमांड होता है, किसी पानी में उसकी मात्रा अगर ज्यादा है तो पानी उतना ही अशुद्ध है, और जितना ही कम है उतना ही पानी शुद्ध है। तो ये विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को भी हम चर्चा करेंगे। हम ऐसे सरसरी निगाह रूप से बता इसलिए दे रहे हैं कि आप लोग उसके बारे में जान के आइएगा तो और अच्छे से हम आपको समझा पाएंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद होता है टेरिटरी ट्रीटमेंट होता है। टेरिटरी ट्रीटमेंट के बाद क्या होता है, बायोलॉजिकल जो ऑक्सीजन डिमांड जो उसका होता है, उसमें एक प्रोसेस ऐसा होता है जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है पृथ्वी का, जैसे मान लीजिए कोई कहते हैं ना कि थोड़ी देर तक किसी पात्र में पानी को रख दो, जो अशुद्धियां होती हैं वो धीरे धीरे अपने आप नीचे बैठ जाए, ऐसा है ना, वो सारी चीजें करते हैं। फिर उसको स्लज डाइजेस्टर में ले आते हैं। स्लज डाइजेस्टर में ले आके फिर उसको उसमें वही एनएरोबिक मतलब अवायवीय श्वसन के दौरान उसको वो प्रक्रिया उस जीवाणुओं का अपघटन कराते हैं। वो क्या करते हैं, अवायवीय श्वसन के दौरान वो क्या करते हैं, ऐसे जीवाणु, केमिकल नहीं, जीवाणु, वो क्या करते हैं, उन हानिकारक बैक्टीरिया को चट कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं उसमें से। और समाप्त करने के बाद शुद्ध हो जाता है पानी। और लास्ट में बचता है, उसमें कचरे बचते हैं। अब आप ये मत सोचिए कचरे हमने बहुत शुरू में निकाल दिए, तो बड़े बड़े कचरे थे जो उसमें सबसे लास्ट वाले जो कचरे बचते हैं उनको हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग कर लेते हैं। क्यों?
क्योंकि उसमें वही सारी चीजें नाइट्रोजन और फास्फोरस वही मिलते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, उसके बाद ही हम जाके इसको कहीं किसी के स्रोत में भेज देंगे, चाहे पाइपलाइन द्वारा सप्लाई दे देंगे, चाहे नदियों में सप्लाई दे देंगे, फिर तभी जाके शुद्ध हो पाता है। लेकिन सीवेज वाटर ट्रीटमेंट इस तरह से होता है। जो हानिकारक जो गंदे पानी आते हैं, टॉयलेट्स के हुए, फैक्ट्रीज के हुए, और भी बहुत तरह तरह के जो आते हैं, मेडिकल से संबंधित जो बहुत सारे वेस्टेज निकलते हैं, जो वाटर वेस्टेज निकलते हैं, वो सब हो गए। तो वही इसके बाद ही हम आगे किसी स्रोत में उसको ले आके मिलाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हम लोग चलिए खैर चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। फिर हम लोग बायो रिमीडिएशन भी पढ़ेंगे, जैव उपचार हम कैसे करते हैं किसी चीज का, जैव उपचार बायो रिमीडिएशन कैसे करते हैं। सिंपल है, लगभग जितनी सारी चीजें हैं बायो से संबंधित, सब में एक ही तरह की चीजें होती हैं, अपघटन करना, ठीक है, अपघटन ही होता है इसमें सबका। तो अपघटन के पश्चात ही सारा इसमें सब कुछ संभव है। चलिए बंद करिए आज के लिए इतना है।